पानी पूरी पिज्जा बेचने वाली बहू। क्या है मम्मा ये रूखा सूखा खाना, जब देखो तब कभी खिचड़ी तो कभी ये पानी वाली दाल चावल, और ये नहीं तो प्याज रोटी और अचार पकड़ा देती हो। मुझे नहीं खाना ये बीमारों वाली खिचड़ी। पहले तो पापा के ठेले पर जो पिज्जा बचता था पापा शौक से लाकर खिलाते थे, अब तो ठेला भी नहीं लगाते, महीने में एक बार रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खिलाते। खा लो बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते, खाने का अपमान नहीं करते, कुछ दिनों की बात है, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चों, खिचड़ी खा लो, खाने का अनादर नहीं करते। लाओ मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। फिर रितिका बच्चों को मनाते हुए पुरानी बातें याद करने लगती है। भगवान ये लो, ये आज की कमाई है, ले जाकर अलमारी में रख दो। ऐसे ही रहा तो अगले साल तक ननद जी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जी। और मेरी कॉलेज की फीस भी भरी जाएगी। देखना भाभी, एक बार मुझे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चाचू तब आप मुझे एक बढ़िया सी खिलौने वाली बाइक लाकर दोगे ना? बड़े हो जा बेटा, तुझे असली की बाइक दिलाऊंगा। सब कुछ ऐसे ही हंसी खुशी बीत रहा था। वहीं एक दिन जब प्रतीक बाजार में पिज्जा बेच रहा था। अरे ये क्या मुनीम जी, ये प्रतीक ने हमसे उधार लेकर अपना धंधा भी खड़ा कर दिया और उधारी भी सूद समेत चुका दी। वही तो सेठ जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इसका धंधा चल जाएगा। हमने सोचा था जरा और खून पिएंगे इसका। तो अभी कौन सी देर हुई है, हाँ? अभी भी हम इसे बर्बाद ही कर सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। अरे ओ प्रतीक बाबू, कैसा चल रहा है धंधा? आपकी दया से सब बढ़िया है सेठ जी। देखिए, आपके दिए पैसे से मेरे ग्राहक भी जम गए हैं और उधारी भी चुकता हो गई है। ठीक है, फिर लाओ 10,000 रुपए। हाँ, किस बात के? जो मेरी जगह पर तुम गाड़ी लगाकर अपनी बिक्री कर रहे हो उसके। अब भाई मुनाफा हो रहा है तो हमें भी तो साझेदारी चाहिए ना, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे। लेकिन सेठ जी। अरे भाई देख, या तो जगह छोड़कर चला जा या फिर पैसे दे दे। यहाँ धंधा अच्छा होता है, अगर जगह छोड़ दी तो मुनाफा घट जाएगा। इससे अच्छा है कि इनकी जगह का किराया दे देता हूँ। 50,000 कमा रहा हूँ तो 40,000 तो फिर भी बचेंगे ही। फिर प्रतीक सेठ को जेब से पैसे निकाल कर दे देता है और सेठ वहां से जाने लगता है। देखना मुनीम जी, मैं कैसे इस प्रतीक को फिर से रोड पर ला दूंगा। जिसके बाद प्रतीक घर आकर सारी बात बताता है। आप चिंता ना करो जी, सब सही होगा। वहीं अगले दिन जब प्रतीक बाजार में पिज्जा बेचने जाता है तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? अरे अपन इस एरिया का दादा है। क्या रे प्रतीक, तू इधर कब से धंधा लगा रहा है? वसूली कौन देगा? चल जल्दी से पैसे निकाल, जितना कमाई हुआ है सब दे। अरे क्यों ने सियाने, सुनाई नहीं देता क्या? प्रतीक जब पैसे देने से इनकार कर देता है तो गुंडे उसे खूब पीटते हैं और उसके सारे पैसे ले लेते हैं। अच्छा चल जल्दी से 5 पिज्जा बनाकर पार्सल कर दे। लेकिन साहब। सुनाई नहीं दे रहा क्या भला? प्रतीक मजबूरन पिज्जा बनाकर देता है और तीनों गुंडे पिज्जा और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? ये सब सेठ जी का किया धरा है। वो नहीं चाहते कि मेरा धंधा अच्छे से चले, इसीलिए। अब आए दिन गुंडे प्रतीक को परेशान करते और उसके पैसे ले जाते। वहीं सेठ हर महीने आकर 10,000 किराया लेता। वहीं बाजार में अब प्रतीक की बिक्री भी कम हो गई थी, जिस कारण बेटा घर के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। भैया कल मेरी एग्जाम फीस भरने की लास्ट डेट है, अगर नहीं भरा तो एग्जाम हॉल में बैठने नहीं देंगे। रितिका, मैंने तुम्हें राशन भरवाने के लिए पैसे दिए थे ना, श्रेया को दे दो। रितिका श्रेया को फीस के लिए पैसे दे देती है, लेकिन अब घर में 1 रुपया भी नहीं बचता और ना ही राशन, जिस कारण अब राशन भी उधार में आने लगता है। फिर एक दिन, अरे ओ रितिका बहन, पैसे नहीं है तो राशन ले जाना बंद करो। अब आगे से मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता, वही पैसे लाना तब ले जाना। बनिया काका, बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं चुका दूंगी। अब ये राशन भी तभी ले जाना जब पैसे आएंगे। और बनिया राशन उठाकर रख देता है। बहू, कहाँ खो गई तू? कब से बच्चे बुलाए जा रहे हैं? कुछ नहीं पापा जी, क्या हुआ बच्चों? मम्मी बाहर से पानी पूरी वाला गुजर रहा है, पानी पूरी खिला दो। नहीं बेटा, पानी पूरी नहीं खाते, पेट में कीड़े लगते हैं। हमें सब पता है, आप हमें उल्लू बनाती हो। कितने दिन से हमें कुछ बढ़िया नहीं खिलाया अपने। दूसरों के माँ बाप मोमोज खिलाते, कोल्ड ड्रिंक पिलाते, हमने गोलगप्पे क्या मांग लिया? ऐसा लग रहा है कि आपकी किडनी मांग ली है।
आज दिन कितने बुरे हैं भगवान जी। जहाँ मेरे बच्चे हमेशा पिज्जा खाते थे, जगह जगह घूमते थे, आज एक एक वाले के लिए तरस रहे हैं। तभी प्रतीक ठेला गाड़ी लेकर घर आता है। क्या हुआ भैया, जल्दी आ गए? लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, पूरा पिज्जा बिक गया। नहीं श्रेया, सारा पिज्जा फेंकना पड़ा। एक हफ्ते से पिज्जा न बिकने की वजह से उसका बेस खराब होने लगा था, तो फेंकना पड़ गया। देख रही है नीतू दीदी, पापा के पास पिज्जा बेस फेंकने के लिए पैसे हैं, लेकिन हमें एक प्लेट गोलगप्पा भी नहीं खिला सकते। और नहीं तो क्या, मम्मी तो डांट कर चुप करा देती हैं, पापा तो सुनते ही नहीं। बच्चों की खाने के प्रति तड़प देखकर, रितिका मेरी जेब में 20 रुपए हैं, क्यों ना हम नीतू और जीतू को गोलगप्पे खिला लाएं। चलेगी साथ, इसी बहाने बाजार घूम लेना। बाजार जाकर भी क्या करूंगी? बाहर जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा बहू, जाकर आ। फिर प्रतीक अपनी साइकिल पर रितिका, नीतू और जीतू को लेकर बाजार जाता है, जहां रितिका देखती है कि महज पानी पूरी खाने के लिए बाजार में लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये क्या जी, गोलगप्पे के लिए इतनी बड़ी लाइन? हाँ, आजकल बाजार में लोगों के बीच गोलगप्पे का काफी क्रेज है। अफोर्डेबल के साथ चटपटा होता है ना, इसलिए। पानी पूरी वाले भैया, ये बच्चों को एक प्लेट पानी पूरी खिला दो। जी बहन जी। फिर पानी पूरी वाला दोनों बच्चों को पानी पूरी खिलाता है। पानी पूरी खाकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वाह, आज तो मजा आ गया। मम्मी मुझे और पानी पूरी खाना है। नहीं बेटा, हमारे पास 20 रुपए ही थे, अब नहीं है, बाद में कभी खिला दूंगी। रितिका जैसे तैसे बच्चों को समझाती है और सभी घर के लिए वापस निकल पड़ते हैं। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल से मैं पिज्जा नहीं बेच पाऊंगा। सेठ जी को पैसे न दे पाने की वजह से उन्होंने वो जगह किसी और को ठेला लगाने के लिए दे दी। वहीं आज पूरा सामान फेंकना पड़ गया। अब पैसे आए ही नहीं है तो पिज्जा का सामान कहाँ से आएगा रितिका? मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पानी पूरी बेचना शुरू करें, पिज्जा के साथ। लेकिन कोई हमारी पानी पूरी क्यों खाएगा? बाजार में 10 दुकानें हैं। अजी, जब फ्री में दोगे तो क्यों नहीं खाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ जी, हम पिज्जा का दाम 80 से 100 रुपए कर देंगे। वहीं हम ऐसा करेंगे कि पानी पूरी एडिशनल रखेंगे। आपको याद है जब वो श्रीराम होटल की ओपनिंग हुई थी, होटल के मालिक ने ग्राहक जमाने के लिए 1 हफ्ते तक बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर रखा था। हम बस 100 रुपए के पिज्जा पर 2 पानी पूरी फ्री देंगे। देखना, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। तब तक दोनों घर पहुंच जाते हैं और सारी बात घर वालों को बताते हैं। हाँ बेटा, ग्राहक तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हर जगह उधारी बढ़ गई है बेटा, और पैसे का जुगाड़ नहीं है। क्या करेगा अब तू? सोच रहा हूँ वही सेठ से उधार ले लेता हूँ। अगर धंधा चल गया तो जल्दी लौटा दूंगा। भैया, वो सेठ अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन काम के लिए उधारी जरूरी है। जिसके बाद प्रतीक सेठ के यहाँ ब्याज पर पैसे लेने चला जाता है। देखा वंशी, मैंने कहा था ना एक दिन फिर से इसे वहीं ला छोड़ूंगा जहां से ये उठा था। सेठ जी वो आ रहा है। सेठ जी, मदद चाहिए थी। हाँ, कैसी मदद? सेठ जी, बस 1 महीने के लिए 20,000 रुपए उधार चाहिए थे। मैं 1 महीने बाद सूद समेत लौटा दूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपना घर लिखना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मंजूर है। कुछ भी हो, जैसे तैसे इनका पैसा लौटा ही दूंगा। जिसके बाद सेठ जी प्रतीक को 20,000 रुपए उधारी देते हैं और प्रतीक उन पैसों से बनिया की उधारी चुकाकर उसके यहाँ से फिर से पिज्जा बनाने का सामान और पानी पूरी बनाने का सामान लेकर आता है। और रितिका मटर को भिगोकर उबाल लेती है। जिसके बाद वो मैदा सान कर पानी पूरी की पूड़ियां तलती है और फिर पिज्जा का सॉस तैयार करती है। और लास्ट में हरी धनिया, मिर्ची और पुदीना पीसकर इमली का पानी मिलाकर बढ़िया सा पानी पूरी का पानी बना लेती है। बुआ देखो ना, चटपटी पानी पूरी की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि इसे खाकर मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, खुशबू तो बढ़िया है, लेकिन ये पानी पूरी हम बाद में खाएंगे। पहले मम्मी पापा को इसे बेचने ले जाने दो, फिर जो बचेगा हम खाएंगे। लेकिन अगर नहीं बचा तो मेरा छोटू सा पेटू तो भूखा रह जाएगा। बुद्धू, अब मम्मी रोज पानी पूरी और पिज्जा बनाएगी। पापा ने फिर से काम शुरू किया है ना, लेकिन मम्मी हमको दोगी ना? हाँ बेटा, लेकिन सबसे पहले ग्राहक, क्योंकि उन्हीं से तो हमारा घर चलना है ना। फिर रितिका और प्रतीक ठेला लेकर बाजार में चले जाते हैं। लेकिन बाजार में तो उनके ठेला लगाने की जगह ही नहीं होती और पहले वाली जगह सेठ ने किसी और को किराए पर दे दी होती है। अब क्या करेंगे? अजी, क्यों ना हम अपना ठेला गांव में गली गली ले जाकर पानी पूरी और पिज्जा बेचे। क्या ये काम करेगा? काम करना हमारा कर्तव्य है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। वहीं दूर खड़ा सेठ चुपके से दोनों को देख रहा होता है। देखना मुंशी,
इस बार ये अपने आप ही कंगाल हो जाएंगे। कोई नहीं खरीदेगा इनसे पानी पूरी और पिज्जा। बाजार में क्या कम दुकानें हैं। सेठ और मुंशी दूर खड़े प्रतीक और रितिका का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं दोनों पति पत्नी ठेला लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ते हैं। आओ आओ भाइयों और बहनों, एक पिज्जा के साथ पानी पूरी फ्री में खाओ। चटपटी तीखी मीठी पानी पूरी। मम्मी देखो ना, वो अंकल पिज्जा के साथ पानी पूरी फ्री दे रहे हैं। बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए, खिला दो, उसी के बहाने फ्री पानी पूरी भी मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया ऑफर है। चटपटी पानी पूरी विद चीज वाला पिज्जा, एक रेट में डबल धमाका। दोनों माँ बेटी ठेले के पास जाती हैं। बहन जी, एक पिज्जा लगा दो बढ़िया सा वेजिटेबल डालकर। जी, जब तक पिज्जा बन रहा है मैं आपको आपकी फ्री की 2 पानी पूरी खिला देती हूँ। जी, प्याज डालकर देना और हाँ, वो खट्टा मीठा पानी भी डालकर देना। सुनीता जैसी पानी पूरी खाती है उसे वो बहुत पसंद आती है। अरे वाह, ये पानी पूरी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी पानी पूरी तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। ये लीजिए, आपका चीज वाला पिज्जा तैयार है। मम्मी, इस पिज्जा में तो डबल चीज पड़ा है। वो बाजार में जो नई दुकान है वहाँ भी ऐसा पिज्जा नहीं मिलता। बहन जी, आप रोज आएंगी? जी, अब हम रोज गांव में घूमकर पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। जी ठीक है, चलो बेटा, अब ये पिज्जा घर के अंदर चलकर खाना। सुनीता पिंकी को लेकर घर में चली जाती है। वहीं रितिका और प्रतीक भी आगे बढ़ जाते हैं। पिज्जा वाले, पानी पूरी वाले, आओ आओ, फ्री में पानी पूरी खाओ और पिज्जा घर ले जाओ। एक पिज्जा पर 2 पानी पूरी फ्री। चटपटे तीखे पानी पूरी, सेव पूरी, कुछ भी खाओ, एक पिज्जा के साथ 2 पानी पूरी फ्री खाओ। प्रतीक और रितिका गांव में घूम घूम कर ऐसे ही आवाज लगा रहे थे। वहीं लोग अपने घरों से निकलकर उनके ठेले के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। भैया, मुझे एक पिज्जा देना। बहन जी, जब तक मैं आपका पिज्जा बना रहा हूँ आप पानी पूरी खा लीजिए, फ्री वाली। ये ऑफर तो बहुत बढ़िया है। काम करो भैया, 2 पिज्जा बना दो। एक खाकर जाऊंगी, दूसरा घर लेकर जाऊंगी। अब तो 4 पानी पूरी मिलेंगी ना? जी बिल्कुल, अब 4 पानी पूरी मिलेंगी। आप 2 पानी पूरी खिला दो और 2 सेव पूरी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद रितिका जानवी के कहे अनुसार उसे 2 सेव पूरी देती है और 2 पानी पूरी। तब तक पिज्जा भी तैयार हो जाता है। वाह, क्या खुशबू है पिज्जा की। आपके पानी पूरी और पिज्जा दोनों ही लाजवाब है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि फ्री की पानी पूरी इतनी टेस्टी होगी। अब तो मन कर रहा है 1 प्लेट पानी पूरी ही खा लूं। हमारे यहाँ पानी पूरी में भी 1 प्लेट पानी पूरी में 2 सूखी पूरी मिलेंगी आपको, 1 पर 1 फ्री। फिर तो खिला ही दो। तुम इतने सस्ते में इतनी बढ़िया पानी पूरी और पिज्जा कैसे बेच रही हो? बस ग्राहक से ही तो हम हैं, तो ग्राहकों की खुशी के लिए। जानवी देखकर खुश हो जाती है। ऐसे ही जो भी ग्राहक रितिका और प्रतीक के पानी पूरी पिज्जा के ठेले के पास आते वो ज्यादा ही लेकर और खाकर जाते। आज तो बढ़िया ग्राहक हो गए। ऐसा ही रहा तो सारा कर्जा जल्दी ही चुकता हो जाएगा। हाँ जी, आज बहुत दिनों बाद अच्छी कमाई हुई है। हम बच्चों के लिए आज चाउमीन लेकर जाएंगे और थोड़ा सा पिज्जा और पानी पूरी बचा लेते हैं। फिर दोनों बाजार से चाउमीन लेकर घर आते हैं। अरे वाह भैया, आज इतना सब कुछ। वाह मम्मा, पिज्जा पानी पूरी सेव पूरी चाउमीन एक साथ, आज तो मजा आ जाएगा। मैं तो सब खाऊंगी। हाँ मेरे बच्चों, सब खा लेना, लेकिन इतना सब तुम एक साथ नहीं खा सकते। लाओ, मैं बांट कर देती हूँ। फिर रितिका सभी को चाउमीन, पानी पूरी, सेव पूरी और पिज्जा बांट कर देती है। ये पिज्जा के साथ तो पानी पूरी वाकई बढ़िया लग रही है बहू। तभी तो माँ जी एक ही दिन में हमारी अच्छी बिक्री हो गई। अब तो वो सेठ हमें परेशान भी नहीं कर सकता। लेकिन ये हुआ कैसे? अब हम गांव में घूम घूम कर पानी पूरी पिज्जा बेच रहे हैं, तो जब उसकी जगह पर रहेंगे ही नहीं तो तंग कैसे करेगा? भैया ये तो बहुत बढ़िया हुआ। जिसके बाद आज रितिका सभी के लिए बढ़िया सा पकवान बनाती है। वहीं अगले दिन फिर से सुबह जल्दी उठकर रितिका सारे काम निपटा कर पानी पूरी तैयार करती है और पिज्जा की तैयारी करके दोनों पति पत्नी ठेला लेकर निकल पड़ते हैं। रितिका आवाज लगाकर गांव वालों को बुला रही होती है और लोग पिज्जा का ऑर्डर देकर पानी पूरी खा रहे होते हैं कि तब तक पिज्जा तैयार हो जाए। भाई साहब, तुम्हारे पानी पूरी के साथ ये पिज्जा का कॉम्बिनेशन तो बड़ा बढ़िया है। पहले तीखा और फिर चीज। मेरे लिए क्या पिज्जा पानी पूरी बना सकते हो? जी जी जरूर बना देंगे। जिसके बाद रितिका पिज्जा बनाकर उसके ऊपर पानी पूरी रखती है और पिज्जा को 4 भाग में कट करके सर्व करती है। मजा आ गया खाकर। ये चीज पानी पूरी पिज्जा क्या लाजवाब बना है। आप लोगों के हाथों में तो जादू है भाई। तभी सेठ वहां आ जाता है। अरे जादू दिखाना बाद में, पहले मेरे पैसे निकाल। सेठ को बवाल करते देख वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों भड़क रहे हो? अरे मैंने उसे पैसे दिए थे, इसने लौटाए नहीं, और ये गंदे पानी का पानी पूरी बनाकर आप लोगों को फ्री में खिलाकर ये आपको बीमार करना चाहता है। सेठ जी क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो?
अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने पैसे लिए और अभी महीना भी नहीं बीता। महीने के एंड में पैसे देने की बात हुई थी और मैं मिनरल वाटर में पानी पूरी बनाता हूँ। अरे ये सेठ गरीब को ऐसे ही लूटता है। प्रतीक भाई के साथ इस सेठ ने क्या क्या किया हमें सब पता है। बताओ सेठ, खोल दूं पोल? पूरे गांव के सामने अपनी पोल खुलते देख सेठ डर जाता है। अरे ओ प्रतीक, याद रखना महीने से पहले पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ, अब मैं चलता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के कारण मैं बच गया, वरना वो सेठ फिर से गुंडे बुलाकर मुझे मरवाता। अरे चिंता मत करो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। बस ये फ्री का पानी पूरी बंद मत करना। पप्पू की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और ऐसे ही रितिका और प्रतीक गांव में घूम घूम कर पानी पूरी बेचते हैं। एक दिन अजी मैं सोच रही हूँ कि गांव वाले हमारे इस ऑफर से ऊब जाएं, इससे पहले कोई नया ऑफर लॉन्च कर देना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था। सोच रही हूँ हम मीडियम पिज्जा के साथ 2 पानी पूरी और लार्ज पिज्जा के साथ 4 लार्ज पानी पूरी बनाकर बेचें, क्योंकि लार्ज पिज्जा का प्राइस डबल है। गांव वाले डबल पानी पूरी के लालच में डबल खर्चा करेंगे। हाँ, और हम ऐसा करेंगे ना, जो 10 प्लेट पानी पूरी खाएगा उसे 1 पिज्जा फ्री, जिससे हमारी बिक्री हो जाएगी और ग्राहक भी खुश। और एक साथ 10 प्लेटें पानी पूरी तो खाना मुश्किल है ना। हाँ जी, ये बढ़िया रहेगा। जिसके बाद रितिका और प्रतीक पूरे गांव में घूमकर अपने पानी पूरा पिज्जा का नया ऑफर लॉन्च कर देते हैं। वहीं अब रितिका गांव में पानी पूरी पिज्जा वाली के नाम से फेमस हो जाती है। क्या 10 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 चीज पिज्जा फ्री? मैं तो 10 क्या 100 प्लेट पानी पूरी खा जाऊंगी। आपके पानी पूरी इतने स्वादिष्ट जो हैं। जी ठीक है, मैं अभी लगा देती हूँ। फिर रितिका भाग्या को पानी पूरी खिलाने लगती है। भाग्या खाते खाते थक जाती है। आपके कुल 7 प्लेट हो गए हैं, और खिलाऊं? नहीं नहीं बहन, अब तो पेट भर गया। बड़ा बढ़िया बना है पानी पूरी। बहन जी, आज मुझे लार्ज पिज्जा दो, और हाँ, वो जो पानी पूरी फ्री है ना, वो पानी पूरी पिज्जा कर दो। वो क्या है ना, आपके यहाँ का पानी पूरी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, उसके आगे तो सब फेल है। जी जी, अभी लगाई। ऐसे ही रितिका और प्रतीक मिलकर सारे ग्राहक मैनेज करते हैं और अब उनके आने का लोग इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, ये लो सेठ जी, आपके पैसे सूद समेत, और 2000 ज्यादा ही हैं। अब कभी तंग करने की गलती मत करना। ला मेरे पैसे। सेठ लालच से पैसे गिनने लगता है। घर पर, भैया मेरा रिजल्ट आया है, A1 नंबर से पास हुई हूँ। आपके मेहनत और लगन का भी रिजल्ट आज आया है भैया, मेरी नौकरी लग गई। आज तो हमारे सारे दुख एक साथ दूर हो गए। और ये सब हमारी पिज्जा पानी पूरी बेचने वाली बहू के कारण हुआ। फिर इसी तरह गरीब बहू पानी पूरी के साथ पैसा भेजते और डबल पैसे कमाते, जिससे उनकी गरीबी दूर होने लगती है और धीरे धीरे लोग भी दूर दूर से उनके पास पानी पूरी पिज्जा खाने के लिए आया करते हैं। बहू अपनी खुद की एक पानी पूरी की दुकान भी खोल लेती है, जिससे उसे गली गली भटकना भी नहीं पड़ता और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गर्मी की रसोई में आया ठंडा राशन। ये क्या कहा? ये सारा सामान हमारे लिए है? अरे जी बिल्कुल, ये सारा सामान आपके घर के लिए ही है। अभी हम सारा सामान अनलोड कर लेते हैं। पर इतना राशन आया कहाँ से, समझ नहीं आ रहा। वो दोनों व्यक्ति ट्रक से ढेर सारा ठंडे राशन का सामान अनलोड करते हैं और उसके बाद उनके घर के अंदर रख रहे थे। इतना सारा राशन देखकर पड़ोसी भी बात बनाते हैं। कल तक तो इनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, और आज देखो इतना सारा राशन आ रहा है। इतनी जल्दी इन्हें कौन सी लॉटरी मिल गई है, जो कल से आज सुबह ही उनके घर में राशन की भरपूर मात्रा आ गई। पता नहीं इन गरीब लोगों का क्या चलता रहता है। इन लोगों की कोई बात तो मुझे कभी समझ ही नहीं आती। अचानक से इनकी जिंदगी में कब क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। राशन देकर रोहन की पत्नी बहुत खुश हो रही थी। आपने मुझे बताया नहीं कि आपको प्रमोशन मिल गया है। मम्मी जी देखिए, लगता है इन्हें प्रमोशन मिल गया है, इसीलिए तो ये इतना सारा सामान एक साथ लोड करवा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां पर दूसरा ट्रक भी आ जाता है और वो लोग भी वहां से राशन अनलोड कर रहे थे। अरे वाह, इतना सारा राशन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब हम बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना खाएंगे, मजा आएगा। आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा था और ये सब कब और कैसे हुआ, सब जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। अरे बच्चों, चलो जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। नहीं मम्मी, प्लीज हमें यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना है। मुझे यहाँ आज मेले में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। चलो हम जरा मेले के अंदर और घूम लेते हैं।
प्रीति और रोहन अपने दोनों बच्चों को आज मेले के अंदर घुमाने लेकर गए थे। मेले में दोनों बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। वहां थोड़ी दूरी पर एक बर्फ का गोला बेचने वाला था, जिसे देखकर पिंकी और चिंटू उसे खाने की जिद करते हैं। मम्मी मम्मी मुझे ना बर्फ का गोला चाहिए, मुझे ठंडा ठंडा गोला खाना है। हाँ बच्चों चलो खाते हैं, वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, गोला खाने में मजा आएगा। उसके बाद वो उस आदमी के पास जाते हैं और वो आदमी बर्फ को अच्छे से पीसने के बाद उसे गिलास में डालकर उसमें स्टिक डाल देता है और उसके बाद उसे अच्छे से थपथपाने के बाद वो प्रॉपर शॉप में आ जाता है और उसके बाद वो अलग अलग फ्लेवर डाल देता है। पूरा प्रोसेस देखने के बाद बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है। वाह, ये तो रेनबो बन गया, इस रेनबो को खा जाएंगे। इस तरह दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और उसके बाद सभी गोला लेकर खाते हैं। सबको बर्फ का गोला खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कितना अच्छा है, मजा आ गया। सच में ऐसी गर्मी में तो अगर ठंडा खाना खाने को मिल जाए तो बहुत ही मजा आता है। अच्छा बच्चों, अब हमने सब कर लिया है, अब तो हमें घर चलना चाहिए। लेकिन पापा, हमने वो सबसे बड़ा वाला झूला नहीं झूला है। बेटा देखो, बहुत रात हो गई है और हमें कुछ काम भी है, तो अभी प्लीज हम चलते हैं। हम बाद में तुम्हें जरूर लेकर आएंगे। पक्का ना मम्मी? पिंकी प्रॉमिस? हाँ बेटा, पिंकी प्रॉमिस। इस तरह बच्चों को मनाने के बाद सभी बाहर आते हैं और एक रिक्शा करने के बाद उसमें सवार होकर अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी बाहर निकलता है और उन्हें देखकर, अरे सब कितने खुश लग रहे हैं। वो आदमी उन्हें देखकर ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और रोहन जब घर वापस चले जाते हैं तब सबके सोने के बाद पैसों की कमी की वजह से बच्चों की कई इच्छाओं को मारना पड़ता है। कोई बात नहीं, इस महीने एक्स्ट्रा पैसे जोड़कर बच्चों के लिए कुछ जरूर करूंगा। कोई बात नहीं जी, आप इतना मत सोचिए। आज वैसे भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है, बच्चे बहुत खुश थे। इस तरह सब पंखे के नीचे सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह रोहन तैयार होकर अपने काम पर जाता है। रोहन अपना काम अच्छे से कर रहा था। वो फैक्ट्री में चप्पल बनाने का काम करता था। तभी वहां उसका दोस्त पवन आता है। अरे तुम ये सारा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे ये फालतू का सामान है, मैं इसे ले जाकर बेच दूंगा। अरे इसमें कुछ भी फालतू का नहीं है, ये बिल्कुल नया है और यहाँ पर काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। हाँ, इसीलिए तो महंगे दाम पर बिकेगा। तू भी जरा एक डिब्बा ले आ और चल मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत ज्यादा गलत है। अरे यार, फिर से तेरा लेक्चर शुरू हो गया। कभी तो हाँ कर दिया कर। क्या हमेशा वही सत्यवादी हरिश्चंद्र बनता रहता है? तेरे इतना सही रहने से कुछ नहीं होने वाला। अरे बिल्कुल होता है। हमें किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा ईमानदारी के साथ ही रहना चाहिए। गलत काम करना बहुत ज्यादा गलत होता है और इस चीज का नतीजा भी अच्छा नहीं होता। अरे तभी तो तू एक एक पैसे के लिए तरसता रहता है। कौन सा गलत काम का नतीजा गलत होता है? आजकल तो कलयुग चल रहा है, इसमें जो भी बुरे काम करता है उनको ही सब कुछ अच्छा मिलता है। या फिर हमारे पास हमारा परिवार भी तो है जिसका पेट पालना होता है। इतने खर्चे, इतनी महंगाई के जमाने में, इतनी कम तनख्वाह में मेरा तो काम नहीं चल पाता। हमसे इतना ज्यादा काम करवाया जाता है। अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुझे नहीं करना तो मत कर, मैं तो चला यहाँ से। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है और रोहन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझता नहीं है। पर ऐसा होते हुए किसी से सुन लिया था, एक नई लड़की जो वहां पर काम करने के लिए आई थी। इम्प्रेसिव। मुझे ये लड़का काफी अच्छा लगा। कुछ तो बात है इस लड़के में। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब तो धीरे धीरे सब पता ही चल जाएगा। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ घर पर गर्मी के मारे सबका बुरा हाल हो रहा था। प्रीति बच्चों के लिए दोपहर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है कि बस पसीनों से ही नहा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चारपाई पर बैठी शांति भी गर्मी से बेहाल हो रही थी और वो हाथ पंखे से हवा कर रही थी। इतनी भीषण गर्मी में तो मन करता है कि कुछ ठंडा खाओ पियो, लेकिन हमारे घर में तो बस गर्म खाना ही बनता है। ठंडा राशन आए हुए तो बहुत समय हो गया। ठंडा राशन? ठंडे राशन में क्या हो सकता है मम्मी जी? अरे बेटा, होना क्या क्या है, वही जितनी भी ठंडी चीजें होती हैं, हमारे शरबत, सत्तू का आटा, तरबूज, खरबूजा, ऐसी ऐसी चीज होती हैं। ठंडी मीठी लस्सी, बेल का शरबत भी बहुत ठंडा होता है। इसके साथ मिश्री, सौंफ, गुलकंद, खीरा, ककड़ी, यही सब होता है। और आइसक्रीम, कुल्फी तो मुझे बहुत पसंद है। ये सब सुनकर प्रीति मन में सोचती है, काश हमारे घर में भी ठंडा राशन आ पाता। ये सब कुछ आए भी बहुत समय हो गया है और गर्मी में सबका खाने का भी मन करता है। देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो ठंडा लेकर ही आऊंगी। ऐसा सोचते हुए प्रीति खाना बनाती है और उसके बाद सभी को खाना परोसती है। सब खाना खाने बैठे ही थे कि तभी लाइट भी आ जाती है और उन्होंने अपना पंखा चला लिया था। अच्छा है मम्मी, लाइट आ गई, वरना बहुत गर्मी लग रही थी। हाँ, लेकिन हमें तो पंखा चलाने के बाद भी बहुत गर्मी लगती है।
क्योंकि अब यह पंखा भी काफी पुराना हो गया है और इसकी मोटर भी बदलवाने वाली हो गई है, तो उसके बाद इसके अंदर पहले वाली बात नहीं रही। हालांकि ये बाकियों की तरह बहुत ठंडी हवा नहीं देता, पर कम से कम अभी चूल्हे के आगे जितनी गर्मी लग रही थी, यहाँ बैठने के बाद थोड़ी सी तो राहत मिल रही है। हाँ बिल्कुल, कम से कम उसे तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत है। इस तरह सब पंखे की हल्की फुल्की हवा के सामने बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब रोहन प्रीति को पैसे देता है, अभी मेरे पास पैसे यही हैं, तुम्हें इन्हीं से काम चलाना होगा, और कुछ दिन बाद हमारी पगार मिल जाएगी, तो उसके बाद राशन पानी जो भी लाना होगा तुम ले आना। जी ठीक है। अब प्रीति उन पैसों को लेकर राशन की दुकान पर जाती है और वहां पर ठंडे राशन का दाम पूछती है। देखिए बहन जी, जो शरबत आप कह रही हैं वो 400 रुपए का है, और सत्तू का आटा भी हमारे पास पैकेट वाला है जो कि आपको 150 रुपए किलो पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद प्रीति मन में सोचती है, ये तो काफी महंगा है, इतना महंगा तो नहीं हो पाएगा। एक काम करती हूँ, अभी के लिए सिर्फ गोंद कतीरा ही खरीद लेती हूँ और उसके साथ थोड़ी सी मिश्री और सौंफ खरीद लेती हूँ। ये सब सोचने के बाद प्रीति अपना ऑर्डर दुकानदार को बता देती है। उसके बाद वहां पर खड़ी उसके पड़ोसन उसका मजाक उड़ाती है। जब तुम्हें कुछ खरीदना ही नहीं था तो उसके दाम पूछने की क्या जरूरत थी? ओह अच्छा, मैं समझ गई, अब याद आया, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो ये सब खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। प्रीति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बात को आगे न बढ़ाते हुए चुपचाप अपना सामान लेकर घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे मोनू के घर खेलने गए थे। हेलो बच्चों, तुम सब भी शरबत पियो, ये बेल का शरबत है, मैं ठंडे दूध में डालकर बनाई हूँ। उसके बाद बच्चे शरबत पीते हैं, उन्हें वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आंटी ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। हाँ, इसे पीने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी शरबत कभी नहीं पिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये अच्छा लगा। ये मलाई वाला शरबत है, सबको बहुत अच्छा लगता है। अगली बार जब भी तुम्हारा पीने का मन करेगा तो आ जाना, मैं तुम्हें पिला दूंगी। पायल बहुत ही अच्छी थी, वो कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करती थी। उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। वो अक्सर अपने घर आए बच्चों को कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दे देती थी। शरबत पीने के बाद जब दोनों बच्चे घर जाते हैं तो वहां पर प्रीति उसके बाद सभी को गोंद खातिर और उसके अंदर मिश्री डालकर शरबत बनाकर सबको पीने के लिए दे देती है। हाँ, इसे पीने के बाद तो जो ठंडक मिलती है बहुत अच्छा लगता है। जी मम्मी जी। लेकिन हमें तो ये शरबत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें तो आज पायल आंटी ने एक शरबत पिलाया था, वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। हाँ, उसे पीने के बाद तो मजा आ गया। मुझे भी वो शरबत बहुत अच्छा लगा। आप कभी हमारे लिए वैसा शरबत क्यों नहीं लेकर आती? आप जो शरबत बनाती है यह तो बस मीठा होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। उन्होंने तो दूध में वो शरबत बनाया था और आप तो बस पानी में बना देती हो। बेटा, मैं मानती हूँ कि अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन मैं बाद में कोई अच्छा सा शरबत लाकर तुम्हें जरूर पिलाऊंगी। अब प्रीति थोड़ी उदास हो गई थी। वो भी चाहती थी कि उसके घर में भी थोड़ा बहुत ठंडा राशन आए, लेकिन अभी उनके हालात भी कुछ ऐसे ही थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम होता है। तब दोनों बच्चे स्कूल के गेट पर अपनी मम्मी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहां आइसक्रीम वाला आता है और बाकी सब बच्चे वहां से आइसक्रीम ले रहे थे, लेकिन पिंकी और चिंटू तो बस उन्हें निहार रहे थे। तभी उनके पास एक आदमी आता है। अरे बेटा, तुम दोनों इस तरह आइसक्रीम को सिर्फ देख रहे हो, तुम दोनों आइसक्रीम क्यों नहीं खरीद रहे? तुम भी आइसक्रीम खरीद कर खा लो। नहीं अंकल, हम आइसक्रीम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। वो आदमी देखता है कि बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए तरस रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं आइसक्रीम खिला देता हूँ। नहीं अंकल, हमें आइसक्रीम नहीं खानी। अरे बेटा, क्यों नहीं खानी? लेकिन आइसक्रीम तो अच्छी होती है ना। क्योंकि हमारी मम्मी ने कहा है कि अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना। हम आपको नहीं जानते, इसलिए हम आपसे आइसक्रीम नहीं ले सकते। वो आदमी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए मनाता है, लेकिन बच्चे मना कर देते हैं। तभी चिंटू देखता है कि प्रीति वहां आ रही है। प्रीति ने हाथ में छाता लिया हुआ था, जिसे देखकर चिंटू कहता है, मम्मी आप आ गए। ऐसा सुनकर वो आदमी हड़बड़ा जाता है। अरे क्या कहा? मम्मी? तुम्हारी मम्मी आ गई? वो आदमी अफरा तफरी में इधर उधर भागकर चला जाता है। तब बच्चे सारी बात प्रीति को बताते हैं। तुमने बिल्कुल अच्छा किया, हमें किसी भी अनजान से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अच्छा आप चलो बच्चों, छाते के नीचे चलो, कितनी ज्यादा धूप हो रही है। इतनी धूप में हमें लंबा चलना है, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी एक बात बताओ। हाँ बेटा पूछो। मम्मी, सूरज मामा इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हैं हमेशा? क्या कहा? सूरज मामा गुस्से में रहते हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मम्मी, सूरज मामा हमेशा आग की तरह उबलते रहते हैं और जैसे गुस्से में मुंह लाल होता है बिल्कुल वैसे ही रहते। आखिर वो हमेशा किससे गुस्सा रहते? इतना गुस्से में रहते, इसीलिए तो हमें इतनी ज्यादा गर्मी लगती है।
अच्छा सवाल है। हम इंसानों से ही गुस्सा रहते हैं बेटा। हम हमेशा इतने सारे पेड़ पौधे काट देते हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। इस तरह बात करते हुए सब घर वापस आ जाते हैं। एक दिन रोहन अपने काम पर था, वो वहां काम कर रहा था तो वहां पर एक हादसा हो जाता है। एक लेबर को चोट लग जाती है, जिसके बाद रोहन जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाता है। उसके साथ वो नई लड़की भी जाती है। अच्छा हुआ आप इन्हें समय से लेकर आ गए, वरना चोट से ज्यादा खून बहने की वजह से ज्यादा परेशानी हो सकती थी। अब ये छोटी मोटी दवाई और मरहम पट्टी से सब ठीक हो जाएगा। उसे वापस बाहर लाते हुए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम सबकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो। अरे ये तो हमारा फर्ज है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सब देखकर नेहा और ज्यादा खुश हो जाती है और मनी मन सोचती है, हे भगवान, लगता है मुझे मेरा प्यार मिल गया। ये लड़का सच में बहुत अच्छा है। अब नेहा मनी मन रोहन को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एक दिन आंगन में प्रीति और शांति बैठी हुई थी। तब गली में तरबूज, खरबूज, खीरे, ककड़ी बेचने वाला आया हुआ था। आसपास की औरतें उसके ठेले पर से ठंडी ठंडी सब्जी और फल ले रही थी। अरे भैया, तरबूज तो तुम्हें एक काम करो, 5 किलो दे दो। बड़ा वाला तरबूज दे देना। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि एक तरबूज तो अंदर जाकर अभी खत्म हो जाएगा। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और ठंडा खाना पीना खाने पर ही थोड़ा बहुत कलेजे को ठंडक मिलती है, वरना तो शेर भी आग की तरह उबलता ही रहता है। और बच्चों से तो घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों के लिए तो फिर भी हमें सब कुछ खरीदना ही पड़ता है। इस तरह सब ठंडा खाना ले रहे थे, जिसे देखकर प्रीति और शांति बहुत उदास थे। सब अपने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ ले रहे हैं और हमें देखा कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं। काश हम भी उनके लिए ठंडा खाना खरीद पाते। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन बेचारे बच्चे, दूसरों को देखकर उनका भी मन करता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप इतना मत सोचिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब रोहन काम पर गया हुआ था और प्रीति भी बच्चों को स्कूल लेने गई थी, तब शांति जल्दबाजी में दरवाजे पर ताला लगाती है। मुझे जल्दी से जाना होगा, बस मुझे कोई देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद शांति सबसे छुपते छुपाते जल्दी से वहां से जाने लगती है। थोड़ी देर जाने के बाद वो एक आदमी उसके पास पहुंचती है। दोनों बाजार में मिलते हैं। आदमी शांति को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पर खुश करने के लिए या फिर तुम्हें अच्छा लगवाने के लिए तुमसे मिलने यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने कल तुम्हें अपने घर के पास देखा था, बस तुम्हें यही आखिरी वार्निंग देने आई हूँ कि जरा सावधानी से रहो और मेरे घर के आसपास आगे से मुझे दिख मत जाना। अरे तुम तो बहुत ज्यादा निर्दयी हो रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ करना चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहती कोई भी हम दोनों को एक साथ देख ले, इसीलिए प्लीज जो कुछ भी है रफा दफा करो और यहाँ से चले जाओ। आगे से मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और रमेश उदास होकर सोचता है, आखिर मैं इसे कैसे मनाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शांति वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ जो प्रीति बच्चों को ला रही थी, तो बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं। मम्मी हमें आइसक्रीम खानी है। बेटा आइसक्रीम नहीं, हम बर्फ का गोला खाते हैं। देखो वहाँ पर सामने बर्फ का गोला भी मिल रहा है। लेकिन इतने दिनों से हमने आइसक्रीम या कुल्फी कुछ भी नहीं खाया। मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बेटा तुम यहाँ पर इस तरह बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बात को समझो। चलो हम सब साथ में मिलकर बर्फ का गोला खाते हैं ना। बेचारे बच्चे, अब तो उन्होंने भी सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया था और उन्हें ये सब कुछ सुनने की आदत हो गई थी। इसलिए प्रीति के समझाने पर वो समझ जाते हैं और उसके बाद सभी वहां पर बर्फ का गोला साथ मिलकर खाते हैं। लेकिन ये सब सीमा देख लेती है और उसने अपने बच्चों को आइसक्रीम दिलवाई थी, तो वो अपने बेटे को वहां लेकर जाती है। मैंने कितनी बार देखा है तुम्हारे बच्चों को भी छोटी छोटी चीज खाने के लिए तरसते हैं। आज तुमने फिर से इन्हें तरसा दिया। मेरा बेटा कितनी अच्छी 100 रुपए की आइसक्रीम खा रहा है और तुम इन्हें सिर्फ 5-5 रुपए का गोला खिला रही हो। तुम्हें अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तुम अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती, तो फिर और क्या ही करोगी। ये सब सुनकर आज तो प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मुझे कैसे रखना है सब पता है। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे मेरे बच्चों की है, इसीलिए ज्यादा दूसरों के मामलों में अपनी टेढ़ी मेढ़ी नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब अच्छे से पता है कि तुम अपने बच्चों के लिए ठीक से खाना तक नहीं बना सकती। किटी पार्टी में जाती हो, अपने बच्चों के लिए टाइम तक नहीं निकालती। बेचारा बेटा तुम्हारा कई बार रोता है, इसीलिए मुझे तुमसे तो सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे रखना है और कैसे नहीं। आज प्रीति सीमा को खरी खोटी सुनाकर वहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है, जिसे सुनने के बाद आखिर अपने आप को समझती क्या है। चल बेटा यहाँ से।
उसके बाद प्रीति गुस्से में घर वापस आ जाती है और वही दूसरी तरफ नेहा भी रोहन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। वो अब रोहन से बात करने लगी थी। तो बोलो रोहन, क्या आज तुम मेरे साथ बाहर खाने पर चलोगे? जी नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे घर जाना होगा। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। आप भी अपना काम खत्म करके जल्दी से घर चले जाना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है, जिसके बाद नेहा खुद से कहती है, लगता है मुझे दोस्ती करने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगाना होगा, लेकिन मैं तो रोहन के बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं। एक काम करती हूँ, आज जाकर देखती हूँ कि रोहन का घर कहाँ है। उसके बाद नेहा अपनी गाड़ी में बैठकर रोहन का पीछा करना शुरू करती है। वो धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी और देखती है कि रोहन एक छोटे से घर के अंदर गया है, जिसे देखने के बाद लगता है रोहन के घर की कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। वैसे ऑब्वियसली फैक्ट्री में काम कर रहा है, इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, तो कहाँ से सब होगा। इतना देखकर नेहा वहां से वापस चली जाती है और घर के अंदर सब सादा खाना खा रहे थे। क्या बात है प्रीति, आज तुम थोड़ी उदास लग रही हो? आज दिन में सीमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से प्रीति का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। रोहन समझ तो गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहता। बाद में खाना खाने के बाद जब सब सो जाते हैं और प्रीति बाहर आंगन में बर्तन धो रही थी, तब रोहन उसके पास बात करने जाता है। आप तो बता दो क्या बात है। कुछ नहीं, बस बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते देखती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन बहुत ज्यादा दुखता है। अब मैं क्या करूँ? आज सीमा से भी मेरी बहस हो गई थी। प्रीति रोहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहन उसे समझाते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। रोहन प्रीति को समझाता है। उसके बाद दोनों सारा काम खत्म करके घर के अंदर चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन संडे था और रोहन शांति को लेकर बाजार गया था, लेकिन पीछे पीछे नेहा चल रही थी। तो मम्मी, हमने सारा सामान ले लिया है ना? अगर और कुछ रह गया है तो हम ले लेते हैं। नहीं बेटा, और कुछ नहीं लेना। मैं सोच रही थी इस बार थोड़े पैसे बचाकर हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने पीने को ले लेते। बेचारे बच्चों को कुछ भी ठंडा खाने पीने को नहीं मिलता और दूसरे को देखते हैं तो उनका मन ललचाता है। ठीक है मम्मी, आज सबके लिए खरबूजा ले लेते हैं। रोहन एक खरबूजा लेकर शांति को लेकर घर वापस आता है और पीछे जो नेहा उनका पीछा कर रही थी वो ये सारी बात सुन लेती है। कोई बात नहीं रोहन, जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी तो तुम्हें इतना नहीं सोचना होगा। उसके बाद घर आने के बाद प्रीति सबको खरबूजा काट कर देती है और सब बड़े मजे से खाते हैं। बच्चे भी खुश होकर खा रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब सब बाहर आकर देखते हैं तो एक बड़ा सा ट्रक था, जिसके अंदर से बहुत सारा राशन दो आदमी निकालकर उनके घर के अंदर रख रहे थे। तब रोहन पूछता है, क्या कहा? ये सारा सामान हमारे लिए है? अरे जी बिल्कुल, ये सारा सामान आपके घर के लिए ही है। अभी हम सारा सामान अनलोड कर लेते हैं। पर इतना राशन आया कहां से, समझ नहीं आ रहा। वो दोनों व्यक्ति ट्रक से ढेर सारा ठंडे राशन का सामान अनलोड करते हैं और उसके बाद उनके घर के अंदर रख रहे थे। इतना राशन देखकर पड़ोसी भी बात बनाते हैं। कल तक तो इनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे और आज देखो इतना सारा राशन आ रहा है। इतनी जल्दी इन्हें कौन सी लॉटरी मिल गई है जो कल से आज सुबह ही उनके घर में राशन की भरपूर मात्रा आ गई। पता नहीं इन गरीब लोगों का क्या चलता रहता है। इन लोगों की कोई बात तो मुझे कभी समझ ही नहीं आती। अचानक से इनकी जिंदगी में कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। जिसे देखकर रोहन की पत्नी बहुत खुश हो रही थी। आपने मुझे बताया नहीं कि आपको प्रमोशन मिल गया है। मम्मी जी देखिए, लगता है इन्हें प्रमोशन मिल गया है, इसीलिए तो ये इतना सारा सामान एक साथ लोड करवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो कोई प्रमोशन नहीं हुआ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां पर दूसरा ट्रक भी आ जाता है और वो लोग भी वहां से राशन अनलोड कर रहे थे। अरे वाह, इतना सारा राशन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब हम बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना खाएंगे, मजा आएगा। आज उनके घर पर 2 ट्रक राशन के अनलोड हो रहे थे और ये सब देखकर रोहन तो बहुत कंफ्यूज है और बाकी सब पड़ोसी भी चिढ़ रहे थे। लेकिन शांति देखती है कि सामने रमेश है तो समझ जाती है कि ये सब उसने किया है। सारा राशन अंदर जाने के बाद बच्चे देखते हैं कि उसके अंदर महंगा शरबत और बहुत सारे ठंडे फल और साथ में आइसक्रीम भी है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी, जल्दी से मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी, अभी तुम कुछ मत खाओ। क्यों दादी, वैसे भी मम्मी हमें कभी आइसक्रीम नहीं दिलवाती और आज जब आइसक्रीम आई है तो आप हमें आइसक्रीम खाने से क्यों मना कर रही हैं? सब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, हम कभी नहीं खाते। उसके बाद जब शांति बच्चों का उदास चेहरा देखती है तो वो खुद को भी नहीं रोक पाती। ठीक है बच्चों, तुम्हें जितनी आइसक्रीम खानी है तुम खा सकते हो। इसके बाद प्रीति सबको आइसक्रीम देती है और आज सभी ठंडे दूध में बेल का शरबत भी पीते हैं। इसके बाद सबको बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर ठंडा फालूदा भी था, जिसके बाद सब फालूदा खाते हैं।
आज तो हमने एक साथ 3-3 चीजें खा ली, लेकिन सब कुछ खाकर कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत टेस्टी है। हाँ, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। मुझे लग रहा है कि आज बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। आखिरकार उनके परिवार में फाइनली ठंडा राशन आ गया, लेकिन रोहन बार बार सोचकर कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये सब किसने भेजा है। आखिर ये राशन भेजा किसने है, मुझे पता लगाना होगा। जब अगले दिन रोहन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है, अरे हमारी फैक्ट्री के मालिक ने हम सबके लिए घर पर राशन भिजवाया है। लगता है उन्हें भी हम पर तरस आ गया कि इतने कम पैसों में कुछ नहीं होता। ओह अच्छा, तो ऐसा हुआ है, यानी सबके घर पर फैक्ट्री से राशन गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ शांति शाम को छुपकर रमेश से मिलने जाती है और उससे गुस्सा करती है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे घर के आसपास दिख मत जाना, ऊपर से ये मेरे घर पर राशन भेज रहे हो। आखिर साबित क्या करना चाहते हो? देखो, बच्चे बहुत ज्यादा तरस रहे थे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था कि बच्चे इतना ज्यादा तरसे। मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ। इस बार मुझसे बिल्कुल भी नहीं रोका गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 2 ट्रक भिजवाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने तो बस 1 ट्रक भिजवाया है। क्या कहा, बस 1? तो दूसरा किसने भेजा है? खैर वो सब मैं बाद में सोचूंगी। इस बार तो राशन में रख रही हूँ, वो भी सिर्फ बच्चों की वजह से, लेकिन आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर शांति घर वापस आ जाती है, लेकिन वहां पर देखती है कि घर का माहौल गर्म रहता है। प्रीति बहुत ज्यादा गुस्से में थी और रोहन काफी परेशान। आखिर ये सब क्या चल रहा है? अपने लाडले से पूछिए कि इनका किसी और लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है। हे भगवान, ये क्या देखने को मिल रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? अब तुझे ये सब भी करना था? अरे कुछ तो शर्म करी होती अपने बच्चों और अपनी बीवी की। लेकिन तूने कहा ये सब करने से पहले हमारे बारे में सोचा होगा। हे राम, ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? अरे मम्मी बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये लव लेटर किसने भेजा है? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ। देखो, हमारी फैक्ट्री में एक नई लड़की आई थी, नेहा। वो यहाँ पर काम करती थी, उसी ने ऐसा किया है। तो उसे क्या ये नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं? या फिर आपने जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि आपको भी सब अच्छा लग रहा था? मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम गलत समझ रही हो। तुम कल मेरे साथ चलना, सब साबित हो जाएगा। अब अगले दिन रोहन और प्रीति दोनों फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर नेहा रोहन के साथ प्रीति को देखकर हैरान हो जाती है। देखो नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं शादीशुदा हूं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। ये सब देखकर नेहा का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। अब कुछ बोलो, तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी? तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम मुझे इनसे अलग कर दोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि रोहन शादीशुदा है, क्योंकि मेरी रोहन से इतनी बात नहीं होती थी। सिर्फ 2-3 दिन हमने काम से रिलेटेड बात की थी। दरअसल रोहन बहुत अच्छा लड़का है और यहाँ पर सबकी मदद करता है, इसीलिए मैं उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो शादीशुदा है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। क्या कहा, सही में? हाँ, दरअसल मैं इस फैक्ट्री की मालकिन हूँ। ये फैक्ट्री मेरे पापा की है। मैं तो यहाँ पर जांच पड़ताल करने आई थी क्योंकि मुझे अकाउंट में कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर आई ताकि सब जान सकूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही यहाँ से वापस जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों के बीच में कुछ भी गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं। इस तरह ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती है। नेहा अगले दिन वहां से चली जाती है और फैक्ट्री का मैनेजर रोहन को बना देती है। इसके बाद अब रोहन की सैलरी थोड़ी बढ़ गई थी। यूं ही समय गुजर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमेश ने भी घर आना जाना नहीं छोड़ा था। शांति अक्सर उसे देखती और घर के आसपास भटकने से मना करती, लेकिन एक दिन रोहन शांति और रमेश को देख लेता है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? बेटा मेरी बात तो सुनो। पापा देखिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। क्या कहा? पापा? प्रीति को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और प्रीति ये सब देखकर हैरान हो जाती है। सब काफी कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ क्या चल रहा है, तो सब घर जाकर बात करते हैं। तो प्रीति को सच पता चलता है, जिसे सुनकर वो हैरान थी। यानी आप रोहन के पिता हैं, पर मुझे अब तक इस बारे में क्यों नहीं पता था? मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने कहा ना, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। उस लड़की ने तुम्हें पैसों के लिए फंसाया है। यह प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, और अभी तुम कॉलेज में हो, तुम इन सब चीजों को नहीं समझ पाओगी। ऐसा कुछ नहीं है पापा, प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे एक बार मिलकर तो देखिए। अरे ऐसे गरीब फटीचर लोगों से मिलकर क्या करना है? मुझे सब पता है, ये सब उनका नाटक और फरेब होता है। मैं तुम्हारी शादी जहां फिक्स कर रहा हूं, तुम्हें वहीं शादी कर लेनी चाहिए, और अभी ये सब समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है। वाह पापा, अगर मैं अपनी मर्जी से शादी कर दूं तो ये सब समझने की उम्र नहीं है, और अगर आपकी मर्जी से करूंगा तो सब ठीक है। शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से ही, और सिर्फ प्रीति से, वरना किसी से नहीं।
अगर ऐसा ही है तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दूंगा और तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी रुकवा दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी जीना कितना मुश्किल है और तब तुम वापस रेंगते हुए मेरे पास वापस आओगे। ये आपकी गलतफहमी है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। आपने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? क्या हो गया अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहा था तो उसे रोक लीजिए। अरे जब उसे रहना नहीं आएगा तो अपने आप वापस आ जाएगा। कुछ ही समय में उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। लेकिन जब रोहन कई महीनों तक वापस नहीं आता तो शांति भी घर छोड़कर रोहन के पास ही रहना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपने घमंड में चूर था। जब शांति भी घर छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि अब तो इन दोनों को और ज्यादा परेशानी होगी और ये दोनों जल्दी ही वापस आएंगे। 2 साल तक तो मैंने इन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब देखा कि 2 साल तक भी दोनों वापस नहीं आए तो मैंने इन्हें ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये कहीं नहीं मिले। इस तरह पूरे 6 साल बीत गए। लेकिन पिछले 2 साल से मैं शांति को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे माफ नहीं कर रही है और ना ही तुम इसके पास आने दे रही थी। मैं भला आपको माफ क्यों करूं? मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, पापा जी को अपनी गलती का एहसास है और इतने सालों से आप उन्हें माफ नहीं कर रही। इतना बहुत है। उन्होंने तो बस अपने पिता का फर्ज निभाया था। उस समय उन्हें जो ठीक लग रहा था उन्होंने वैसा किया। पापा जी आप हमारे साथ रह सकते हैं। प्रीति की अच्छाई देखकर रमेश इमोशनल होता है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, बल्कि तुम्हारा दिल ही बड़ा निकला। मुझे पहले तुमसे ही आकर मिलना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे मिलने में शर्मिंदा था। नहीं पापा जी, आप हमसे बड़े हैं, माफी मत मांगिए। इस तरह अब सब साथ मिलकर रहते हैं। प्रीति सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और ये सब देखकर रमेश खुश था कि रोहन ने अपना जीवन साथी चुनने के लिए सही फैसला लिया। कुछ दिन बाद रमेश सभी को एक मीडियम से घर में लेकर जाता है। देखो बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम वापस उस बड़े घर में नहीं जाना चाहते, तुम यही आम जिंदगी जीना चाहते हो। इसलिए मैंने एक मीडियम सा घर लिया है हम सब के लिए और मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बड़े बेटे और बहू ने तो कभी मुझे समझा नहीं और हमेशा अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुम सब ने कुछ ही दिनों में मुझे इतना प्यार दिया। इसके लिए एक छोटा सा तोहफा है। मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इतना ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए था, लेकिन हम सब परिवार हैं और मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है और अब रोहन भी अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ रहा था।